हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने इसके 6.1 और 6 के थ्योरी पार्ट देखे थे। हमने 6.1 किया था और उसका थ्योरी पार्ट देखा था। तो आई होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी सारे क्वेश्चन की, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के बच्चों आपको समझ में नहीं आने वाले क्वेश्चन। तो आपको प्रैक्टिस तो मस्ट है, आपको करनी ही पड़ेगी। आप यहाँ से समझ सकते हो, लेकिन आप जब तक खुद से कॉपी में नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करनी है कॉपी में, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। आज स्टार्ट करें। देखो, हमने लास्ट पार्ट में ये कोणों के बारे में पढ़ा था। संगत कोण कौन कौन से थे, देखो वापस रिवीजन कर ले एक बार। संगत कोण जो एक ही तरफ बनते थे, रेखा के एक ही तरफ एफ शेप में, जैसे ऊपर ऊपर है तो ऊपर साइड में, लेफ्ट साइड में है तो इस में भी लेफ्ट साइड में, ऊपर की साइड में, नीचे वाला नीचे की साइड में ये वाला, और इस साइड वाला इस साइड में, और लेफ्ट साइड राइट साइड में नीचे की साइड में, तो राइट साइड में नीचे की साइड में, तो वो हमारे थे संगत कोण। एकांतर कोण याद आए तो जेड पे बनते थे ऐसे ऑल्टरनेट। जैसे इसमें एकांतर कोण कौन है, दो, जैसे अंतः, एकांतर में भी डिफरेंस है, अंतः और बाह्य। तो अंतः वाले कौन से थे, 4 और 6 और 3 और 5 ऐसे जेड पे बनते थे, और अपोजिट में 1 और 7 और 2 और 8 ऐसे करके। तो ये हमने पढ़ा था कि एकांतर अंतः कोण जिसमें 4 और 6 और 3 और 5, और एकांतर बाह्य कोण वो कौन कौन से थे, 1 और 7 और 2 और 8। और तियर्क रेखा के एक ही और बने अंतः कोण कौन कौन से हैं, उसमें 4 और 5 और 3 और 6, ये अंदर वाले 4 और 5 और 3 और 6, ये हमने लास्ट क्लासेस में देखा था। और ये कुछ थ्योरम देखी थी, और ये प्रमेय भी देखी थी हमने कि यदि एक तियर्क रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये हमने देखे थे ये थ्योरम्स। और उसके बाद में एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, कि अगर जैसे दो रेखाएं समांतर है ना, तो उसके अगर एक रेखा और समांतर है तो ये आपस में भी समांतर होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो रेखाएं समांतर हो सकती, और बहुत सारी रेखाएं भी समांतर हो सकती है। तो देखो, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है परस्पर समांतर होती है, ये भी हमने देखा था। तो आज हम उदाहरण नंबर 4 करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद में 6.2 स्टार्ट करेंगे। करें, देखो इसमें एकांतर कोण, संगत कोण, वो वाली प्रॉपर्टी यूज में लेंगे। करें फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, आकृति 6.24 में यदि PQ RS के समांतर है, PQ है जो RS के समांतर है, मतलब पैरेलल है। अब इसमें MXQ यानी ये वाला कोण, ये मेरे को दे रखा है 135 डिग्री, और MYR ये कोण दे रखा है मुझे 40 डिग्री। तो मुझे क्या फाइंड करना है, X, M और Y, ये बीच वाला कोण, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला कोण मुझे फाइंड करना है। अब देखो, अब इसमें दो कोण तो आपको दे रखे। अब मैं एक काम कर सकती हूँ, एक समांतर रेखा और खींचो, क्योंकि देखो इसमें मुझे ऐसा कोई भी हिंट, सिर्फ मुझे ये पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये मैं 140 कर सकती हूँ, ठीक है। ये 135 है तो ये अगर उसमें से माइनस करूँगी 180 में से, तो जो भी इसका वैल्यू आएगी वो आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन मुझे तो ये फाइंड करना है, तो इसका मतलब मुझे ये पूरा एंगल पता होना चाहिए। तो ये एंगल मैं कैसे निकाल सकती हूँ, ये बीच वाला एंगल। तो या फिर एक समांतर रेखा में ऐसे खींचूं, है ना, जो इन दोनों के समांतर हो, तो ये वाला एंगल देखो ऐसे, और ये एंगल अगर पता चल जाए तो ये भी जेड पे बन रहा है, तो वो एकांतर कोण होगा। और ये एंगल अगर 40 डिग्री पता है तो ये वाला कोण मुझे पता चल जाएगा। तो ये कोण 1 और कोण 2, अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तो मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं। ये मैंने एक समांतर रेखा AB खींची है जो PQ के भी समांतर है और RS के भी समांतर है ना, तभी, क्योंकि देखो तभी मेरे संगत कोण बनेंगे। उसके अलावा अगर समांतर रेखा नहीं होगी तो संगत कोण बराबर नहीं होंगे, एकांतर कोण बराबर नहीं होंगे। तो इसमें अब देखो इसका मान 135 है। देखो ये वाला पूरा कोण निकालने के लिए मुझे एक कोण ये चाहिए और एक कोण ये चाहिए। अब ये 135 है तो ये Z कहाँ बन रहा है, इसमें Z ऐसे बन रहा है, यानी जब मुझे ये कोण फाइंड हो जाए तो ये वाला भी बराबर होगा। तो और ये वाला कोण 40 डिग्री है तो ये Z पे उल्टा Z भी बन सकता है, तो ये भी 40 डिग्री है। तो एक तो मुझे पता चल गया और एक मुझे
पता लगाना है। तो मैं कैसे, अब मुझे ये वाला कोण मुझे कैसे पता चलेगा, ये वाला। तो अब देखो कुछ ना कुछ बच्चों ट्रिक आपको लगानी ही पड़ेगी। इसमें आपको माइंड दौड़ाना पड़ेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में सोचना है, कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगाऊं मैं, कि संगत कोण है, एकांतर कोण है, या रेखीय युग्म में है, कौन कौन सा, मतलब कोई सा भी लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो आपको दिख रहा है पहले कि हाँ, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं, तो आपको इसमें जो तरीका पहले दिख रहा है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब जैसे इसमें ये एक स्ट्रेट लाइन है PXQ, अब ये 135 है, तो ये वाला कितना है, अब ये जब एक रेखा है तो टोटल कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो मुझे सिर्फ ये PXM चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 135 हो गया। तो XMB का वैल्यू निकालनी है, तो 135 180 में से माइनस करेंगे तो उसका मान कितना आ गया XM और B, ये देखो ये 45 डिग्री आया। देखो 45 इसलिए क्योंकि ये एकांतर कोण है ये, तो ये 45, तो ये वाला भी 45 डिग्री। क्लियर, समझ में आया। देखो वापस बताती हूँ, ये मेरी एक कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये 135 डिग्री का है, तो ये वाला कितने का होगा 180 में से माइनस कर लेंगे, तो ये आ गया मेरा 45 डिग्री। अब ये 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी 40 डिग्री होगा, और ये Z पर बन रहा है एकांतर कोण, तो ये भी 45। तो ये पूरे कोण का मान कितना आ गया, दोनों कोणों को जोड़ दूं, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, कितना 40 प्लस 45 कितने हो गए 85 डिग्री, 85 डिग्री। समझ में आ गया। चले आगे नेक्स्ट उदाहरण करें। यस, उदाहरण नंबर 5। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध करिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। देखो इसमें हमको क्या दिया है कि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे। ये एक तिर्यक रेखा है कोई, और वो दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है। उसके बाद उसके जो कोण बने हैं, हाँ, और कि संगत कोणों के युग्म के समद्विभाजक, मतलब संगत कोण के जो, जैसे ये संगत कोण बने, एक कोण और दो कोण, इन दोनों के समद्विभाजक जो रेखा है ना, वो भी समांतर होनी चाहिए। मतलब अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं ना, तो ये रेखाएं भी आपस में समांतर होनी चाहिए, ये हमको बताना है। तो कि ये रेखाएं समांतर कब होगी। करें स्टार्ट। देखो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि इसने क्वेश्चन में एक तो क्या क्या दिया है और हमको क्या पता लगाना है। पहले तो इसने दिया ये था कि कोई रेखा PQ है और एक RS है, ये दोनों समांतर है, और AB तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेदित कर रही है, और उसके जो संगत कोण बन रहे हैं, जैसे ये दो संगत कोण बन रहे हैं, उनकी जो समद्विभाजक रेखा है वो भी आपस में समांतर होगी। ये हमको प्रूव करना है। क्लियर हो गया। करें स्टार्ट क्वेश्चन। यस। आकृति 2.6 में एक तिर्यक रेखा AD दो रेखाओं PQ और RS को क्रमशः बिंदु B और C पर प्रतिच्छेदित करती है। किरण BE, ये BE है, ABQ, ये देखो इस पूरे कोण को हाफ पार्ट में बांट रही है। ये ABQ है और ये BE रेखा इसको हाफ पार्ट में कट करिए, समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है। मतलब इस कोण का मान, कोण 1 का मान कोण 2 के बराबर होगा। समद्विभाजक का मतलब ये होता है। और किरण CG, ये किरण इस पूरे कोण को बराबर भागों में बांट रही है, यानी कोण 3 4 के बराबर होगा और 1 2 के बराबर होगा, ये बोल रहा है। तो अब हमको सिद्ध क्या करना है, क्या हमें सिद्ध करना है कि PQ RS के समान, हाँ, B समद्विभाजक है तथा BE पैरेलल है CG के, BE CG के पैरेलल है, ये बोल रहा है। हमको सिद्ध करना है। ओके ठीक है, अपन ये सोच रहे थे कि वो दोनों रेखाएं समांतर है, लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि वो दोनों रेखाएं PQ और RS समांतर है। हमको सिर्फ ये दे रखा है कि PQ और RS दो रेखाएं हैं, उनको AB रेखा प्रतिच्छेदित करती है, और BE इसका समद्विभाजक है, और BE और CG आपस में समांतर है। और हमको सिद्ध करना है कि PQ RS के समांतर है, यानी जो बड़ी वाली रेखा है ना, वो आपस में समांतर है कि नहीं, ये हमको प्रूव करना है। करें स्टार्ट।
देखो अब बी ई ए बी क्यू के समद्विभाजक है, ये वाली रेखा इसकी कोण की समद्विभाजक है, तो मैं ए बी ई ये उस ऊपर वाले कोण को, इसको ए बी ई को लिख सकती हूँ हाफ ऑफ ए बी क्यू, मतलब इसका ये पूरा है, ये इसका आधा है कि नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि बी ई ए बी क्यू का समद्विभाजक है, तो यानी इसको आधे पार्ट में बांट रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ए बी ई इज इक्वल टू, यानी ये वाला कोण पूरा इसका हाफ है, हाफ ऑफ ए बी क्यू। सेकंड, इस वाले कंडीशन में क्या बोलूंगी कि बी सी जी ये ऊपर वाला कोण ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ बी सी एस के, यानी इस पूरे के आधा है कि नहीं है, आधा है, तो 2 स्टेप मैंने ये लिख दी। अब बी ई समांतर है सी जी के और ए डी एक तिर्यक रेखा है, तो एंगल ए बी ई, ये एंगल ए बी ई बराबर है बी सी जी के। देखो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण होंगे दोनों, ये देखो ये वाले, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं और ए डी एक तिर्यक रेखा है, काट रही है, देखो इनको अगर आगे और बढ़ाऊं मैं तो ये रेखा एक तरह से तिर्यक रेखा हुई कि नहीं हुई, हो गई, तो ये दोनों कोण संगत कोण हो गए, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये वाला कोण ये वाला कोण। क्लियर, तो ए बी ई यानी ये और ये दोनों बराबर हो गए आपस में, तो जब RHS आपस में LHS बराबर हो गए तो RHS को भी मैं बराबर पुट कर सकती हूँ, यानी ये स्टेप और ये स्टेप भी बराबर हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ ए बी क्यू ये वाला इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एस, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब इक्वल टू के दोनों साइड क्या है, हाफ, तो कट कर सकते हैं, हाफ एंड हाफ कट, बचा क्या, ए बी क्यू और बी सी एस। अब देखो ए बी क्यू का है, ए बी क्यू ये पूरा और बी सी एस ये पूरा, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब जब ये दोनों कोण बराबर हो गए, इसका मतलब ये दोनों भी तो संगत कोण हैं पी क्यू और आर एस के, और हमने पढ़ा था कि अगर 2 संगत कोण बराबर हों तो वो रेखाएं आपस में समांतर होगी। दोनों वाइस वर्सा कर सकते हैं कि अगर रेखाएं समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे, और अगर संगत कोण बराबर है तो रेखाएं बराबर होगी। क्लियर, तो हमने इसमें प्रूव कर दिया कि ये दोनों संगत कोण बराबर है, तो इसका मतलब पी क्यू समांतर है आर एस के। क्लियर, समझ में आया, वापस समझो एक बार। देखो हमको ये दे रखा था 2 कोई रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा है और पी क्यू और आर एस कोई 2 रेखाएं हैं, ये नहीं बोला है कि समांतर है, ठीक है, अपन ने थोड़ा गलत पढ़ा था, तो पी क्यू और आर एस समांतर रेखाएं अभी प्रूव नहीं है, और हमको ये दे रखा है कि ये जो बी ई है रेखा किरण, और वो ए बी क्यू को समद्विभाजक करिए, ये हाफ पार्ट में बांट रही है, और सी जी भी बी सी एस को हाफ पार्ट में बांट रही है, और इनको और आगे बढ़ाएं तो ये आपस में समांतर है। तो हमने क्या किया कि हमको ये प्रूव करना है कि पी क्यू और आर एस भी समांतर है कि नहीं है, तो हमको ये पता है कि इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये समांतर है। तो हमने लिखा ए बी ई क्या हो सकता है, हाफ ऑफ, ये इतना सा पार्ट क्या है, इसका आधा है कि नहीं है, क्योंकि हमको पहले ही पता है वो समद्विभाजक कर रहा है। अभी इतना सा कोण क्या है, इस पूरे का हाफ है कि नहीं है ना, तो ये भी हमने लिख लिया। तो ये दोनों स्टेप, और हमको पता है कि ए बी ई बी सी जी के बराबर है, ये ए बी ई बी सी जी के बराबर है, क्यों, क्योंकि संगत कोण है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे ना, क्योंकि बराबर बराबर कट हो सकते हैं, अगर चारों को मैं बराबर रखूं तो ये दोनों स्टेप मेरी बराबर आ गई। अब मैंने हाफ से हाफ काट दिया तो ए बी क्यू बी सी एस के, यानी ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर आ गया, यानी जब ये कोण इसके बराबर है संगत कोण, तो ये रेखाएं भी समांतर होगी। क्लियर, समझ में आया, चलें आगे। यस, अब ये कोई आकृति जिसमें दे रखा है ए बी पैरेलल है सी डी के। देखो अपन को दिया क्या है ना, सबसे पहले हमको वो चीज नोट करनी है और फिर उसके बाद में हमको ये देखना है कि हमको निकालना क्या है। तो सबसे पहले हमको ये दे रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ये 3 चीजें, यानी तीनों रेखाएं आपस में पैरेलल है, ये तीनों ए बी सी डी और ई एफ ये आपस में समांतर है। अब और ई ए, ये ई ए है, ये इस पे लंब है ए बी पे, यानी ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है, ये भी हमको हिंट दे रखा है। क्लियर, अब देखो
ये 90 डिग्री का है, और एक बी, ई और एफ, ये वाला कोण, ये है मेरा 55 डिग्री, ये इसने दे रखा है। अब हमको एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी इस वाले में। तो करें स्टार्ट। देखो वाई को देखो एक बार आप, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि सी डी और ई एफ, और इसको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो अगर y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है आपस में, ये संगत कोण है, तो y प्लस 55 इजिकल टू 180 डिग्री, y प्लस, क्योंकि ये रेखा के एक ही और बने कोण हैं, तो y की वैल्यू निकल गई, 180 में से माइनस करेंगे, कितने हो गए 125 डिग्री, 180 में से 55 निकालो तो कितने आ गए 125। तो x की वैल्यू भी 55 होगी। क्यों होगी, देखो आपको सब में रीजन भी मेंशन करने की क्यों होगी, क्योंकि ये अगर मैं तिर्यक रेखा देखो और ये सारी समांतर रेखाएं, ठीक है। अब ये रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण है, तो उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो y प्लस 55 हमने 180 डिग्री कर दिया, और y की वैल्यू कितनी आ गई 125 डिग्री। अब इसकी 125 है तो इसकी भी 125 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि संगत कोण है। तो x और y की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालनी है z की। तो देखो अब z कहाँ पे है, z देखो, z मेरा ये रहा, क्लियर। तो अब देखो ये एक त्रिभुज मान रही हूं, आप कैसे भी कर सकते हो, देखो इसके करने के 2-3 तरीके आप कर सकते हो, लेकिन जो आपको जो सबसे सरल और इजी लगे वो आप तरीका अपनाओ। तो ये z की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, x, ये इसकी वैल्यू आ गई 125, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी आएगी 180 में से माइनस करोगे तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 55, इसकी वैल्यू आ गई 55, इसकी वैल्यू 90 है, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना। तो आप ऐसे करो। तो नेक्स्ट, तो इस वाले एंगल में एक कोण 90 डिग्री का हो गया, एक कोण 55 का, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दोगे तो z की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया ना। देखो वापस समझाती हूँ मैं, ये मेरा 55 है और ये y है, तो अगर ये रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण तो इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 180 में से 55 निकाल दो तो आ गई मेरी 125। अब जब y की वैल्यू 125 है तो x की वैल्यू भी 125 होगी, क्योंकि ये एक संगत कोण है आपस में, तो ये 125। अब मुझे z की वैल्यू निकालनी, तो देखो z के लिए मैं एक बार ये त्रिभुज ले सकती हूँ, ए, ई और बी त्रिभुज। अब इसमें मुझे दे रखा है ये लंब है, यानी ये 90 डिग्री है। अब x की वैल्यू मुझे 125 पता थी। देखो अब अगर मैं इस रेखा को ध्यान से देखूं तो ये z पे बन रहा है, तो ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री होगा ना, और ये 90, तो एक कोणों के, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब मुझे 2 कोण पता है तो मैं तीसरा निकाल सकती हूँ, आराम से निकाल सकती हूँ ना। तो मैंने 90 और 55 दोनों को ऐड किया और उसको 180 में से घटा दिया, तो कितनी z की वैल्यू आ गई मेरी 35 डिग्री। क्लियर, समझ में आया आपको। एग्जाम्पल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने प्रश्नावली के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। कर ठीक है, चले आगे प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करें। 6.2 यस, फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये कोई आकृति 6.28 है, ये वाली, इसमें x और y के मान निकालने, x और y के मान निकालने, और ये फिर दर्शाइए कि ए बी और सी डी समांतर है। तो देखो हमने ये कोई रेखा मैंने ले ली, ये कोई ए बी और सी डी कोई रेखा है। अब इसमें ये वाला कोण देखो, x और y की वैल्यू निकालनी। अब इसमें देखूं तो ये अगर 130 है तो ये वाला भी कितना होगा 130 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये क्या है संगत कोण है। पर तब तक मैं ये नहीं कह सकती हूं जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाए कि ये आपस में समांतर है। तो कोई बात नहीं, मैं, ये तो सीधी रेखा है कि नहीं है, ये वाली एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यानी ये 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 130, क्योंकि 180 में से मैंने माइनस कर दिया तो ये 130 हो गया। अब जब ये 130 है तो मेरा ये भी 130 है, और ये 130 है तो y भी मेरा 130 होगा।
तो ये क्यों? क्योंकि ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। आपको रीजन भी लिखना है कि कौन से कोण है, ठीक है। तो अब वैल्यू सेम आ रही है तो इसकी भी 130, तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि एंगल की वैल्यू सेम आ रही है। हमने पढ़ा था ना कि अगर दो संगत कोण बराबर हो तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होगी, और अगर रेखाएं परस्पर समांतर है तो संगत कोणों के युग्म बराबर होंगे। दोनों में से वाइस वर्सा कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। तो इसमें मेरे एंगल संगत कोण बराबर आ रहे हैं, तो यानी वो दोनों रेखाएं AB और CD ये आपस में समांतर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.29 में AB, CD और EF, अच्छा तीनों समांतर हैं आपस में, और हाँ, और Y और Z, अब देखो Y और Z का है, ये मेरा Y और ये मेरा Z का है, ये इन दोनों का रेशो है 3:7 का रेशो है, Y और Z का है, ये बात आप नोट करना, ठीक है। तो अब Y और Z कौन से एंगल बन रहे हैं? ये समांतर है, ये भी समांतर है, तो Y यहाँ Y हो सकता है ना, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये अगर मैं देखूं तो Y और Z एक ही लाइन पर है कि नहीं है? Y और Z, और मुझे पता है कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो यानी ये दोनों किस रेशो में हैं? 3:7 के। और जब रेशो रखते हैं तो एक अननोन क्वांटिटी मुझे लेनी पड़ती है, याद है मैंने लास्ट में बताया था। तो या आप X लो या A लो या कुछ भी ले सकते हो। तो देखो Y प्लस Z कितना हो गया? क्योंकि ये भी एक तरह से Y ही है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि Y प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको, और रेशो मुझे 3:7 का दे रखा है, तो एक मुझे अननोन क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको देखो 180 को 3:7 में बांटना है। तो आप डायरेक्टली कैसे बांट सकते हो कि हाँ 3 पार्ट ये होगा 7 पार्ट हो? एक आपको अननोन क्वांटिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ 3x प्लस 7x या 3a प्लस 7a इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैंने a माना है, तो 3a प्लस 7a इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 10a इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 180 डिवाइडेड बाय 10, तो कितनी हो गई? a की वैल्यू हो गई 18। पर ये तो सिर्फ a की वैल्यू आई है, मुझे किसकी चाहिए थी? 3a की। तो मैंने किया 3a कितना होता है? यानी 3 इंटू a मेरा 18 है, तो 3 इंटू 18 54, और फिर है 7a, तो यानी 7 इंटू 18 126। तो ये आ गए दोनों मेरे y और z की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू ये सेम, ये जो ये इसको, ये भी सेम y है और ये भी सेम y। अब ये वाला भी y होगा, लेकिन मुझे तो x की और निकालनी है। तो देखो आप ये एक ही रेखा पर है, तो अगर जो भी y की वैल्यू है इसको अगर 180 में से घटा दूं तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यही किया। अब y की वैल्यू कितनी आई थी मेरी? यहाँ पे देखो 54 डिग्री है ना। तो मैंने x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि वो एक रेखा थी, तो ऊपर वाला x था और नीचे वाला y था, तो y की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। कैसे? 180 में से 54 माइनस किया तो 126, ये तो यानी x की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। क्लियर? समझ में आया? देखो वापस एक बार समझाती हूँ मैं। हमको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, और y और z का इसने रेशियो दे रखा है 3:7 का, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये तीनों समांतर रेखाएं A, B, C, D और E, F। तो अगर ये y है, ये y है, तो ये भी y होगा कि नहीं होगा? तो y और z का रेशियो क्या हो गया? 3:7 हो गया। क्लियर? तो अब y की वैल्यू मुझे, मैंने कोई भी टर्म मान ली, a मान ली, तो वो किस रेशियो में होगा? 3a प्लस 7a इक्वल टू 180 डिग्री। तो 10a इक्वल टू, क्योंकि 3 और 7 दोनों जुड़ेंगे, तो कितने होगा? 10a इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे तो a की वैल्यू फाइंड करनी है जो अननोन है, आप चाहे x भी मान सकते हो। तो मेरा a की वैल्यू कितनी आ गई? 18। अब मुझे तो a की वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे 3a की वैल्यू चाहिए थी, तो 3a की कितनी आ गई? 54। तो और z की कितनी आ गई? क्योंकि z 7a था, तो 126। अब ये तो आ गई। अब एक तरह से y की वैल्यू ये भी है, अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एक ही रेखा पर है, तो 180 में से माइनस कर दूंगी y को, तो मैंने 180 में से माइनस कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 126। ठीक है, तो आपको सब में रीजन भी लिखने हैं कि ये संगत कोण है,
ये एक ही रेखा पर बने कोण है। देखो जब तक आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन करोगे ना तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन में एक गलती होने की 1% भी संभावना नहीं रहेगी। और जैसे ही आपने स्टेप मिस कर दी या छोड़ दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करो मैथ्स में, तो आपका एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और आपका एक मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप जैसे लिखो कि आपने इसमें कौन सा रीजन लगाया है कि y और ये y क्यों बराबर होगा, क्योंकि वो संगत कोण है। तो ये y और z ये दोनों एक ही रेखा पर बने हैं, तो ये भी आपको ब्रैकेट में मेंशन करते जाना है हर चीज। और उसके बाद में ये x और y दोनों एक ही रेखा पर है, ये भी हमको बताना है। तो ऐसे हमको सॉल्व करना है। करें आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। ये देखो, ये कोई AB और CD ये दोनों समांतर है और EF ये इस पर लंब है ED पर, यानी ये 90 डिग्री है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, बिल्कुल सीधा आता है। और ये दे भी रखा है, जैसे देखो बच्चों ये साइन आता है ना तो इसका मतलब 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है। तो हमको अब इसमें एक और दे रखा है GED। अब GE और D, अच्छा ये पूरा मेरा 126 डिग्री है, पूरा ही है, आधा नहीं है, पूरा ध्यान रखना। यहां से शुरू होकर यहाँ पे आ रहा है। और AGE हमको अब क्या फाइंड करना है, AGE ये वाला कोण, और GEF GE और F, अच्छा ये छोटा वाला कोण, ठीक है। और FG और E, अच्छा ये वाला कोण। अच्छा इस त्रिभुज के तीनों कोण हमको ज्ञात करने हैं। तो देखो अब ये हमको पूरा दे रखा है 126 डिग्री। तो देखो अब एक चीज देखो, जब मुझे एक कोण 90 डिग्री का दे रखा है तो मैं एक छोटा वाला एंगल निकाल सकती हूँ कि नहीं निकाल सकती हूँ। आप अगर जिसको ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया था कि ये 90 डिग्री है। अब एक 90 डिग्री है तो ये वाला आप निकाल सकते हो कि नहीं सकते हो, बिल्कुल सकते हो। कैसे, क्योंकि GEF की वैल्यू कितनी आ गई 126 माइनस 90, तो इसकी आ गई 36 डिग्री। अब देखो ये दोनों मेरी समांतर रेखाएं है कि नहीं है। अब इस एंगल में ये वाला और ये वाला दोनों समांतर एकांतर कोण है कि नहीं है, Z पे बन रहे ना। तो AGE इस वाले कोण की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, इसकी भी 126 ही होगी। ठीक है बच्चों, तो ये भी मेरा 126 हो गया। और इसका रीजन क्या है, एकांतर कोण। आपको ब्रैकेट में लिखना है एकांतर कोण, मेंशन करते जाना है रीजन। ठीक है, अब मुझे निकालना है FGE। अब FGE कहाँ है मेरा, FG और E ये वाला। तो देखो ये कोण आपको पता चल गया, ये कोण आपको पता है कितना है, ये 90 है, तो ये वाला भी कितना होगा 90। और आपको ये आपको फाइंड करना है। तो देखो या तो आपको ये दो तरीके इसके निकालने के, देखो मैं बताती हूँ। या तो आप इस त्रिभुज को लो, इसमें ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, और ये आपको पता चल गया कितना आया था अभी 36 डिग्री। तो त्रिभुज लेके और उसमें आप तीसरा कोण निकाल सकते हो। या फिर देखो अगर आपको वो नहीं करना है तो ये एक रेखा है सीधी, इस पे अगर एक कोण आपको पता चल गया कितना है 126 डिग्री, तो 180 में से माइनस करोगे तो दूसरा कोण आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है। तो इसमें 126 को 180 में से माइनस किया तो इसका वैल्यू आ गई 54 डिग्री। तो मैंने कहा ना आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो। इसमें आप एक दो तरीके भी लगा सकते हो, चाहे आप इसको त्रिभुज मानो, चाहे आप इसको सीधी रेखा मान के करो। आप जो आपको तरीका आपको समझ में आ रहा है और आपको जो अच्छे से आ रहा है ना, उस तरीके से आप सॉल्व करो क्वेश्चन। ठीक है, आ गई तीनों की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये कोई आकृति है, इसमें PQ ये वाली लाइन PQ, क्वेश्चन नंबर 4 और ST ये दोनों समांतर है। जैसे अगर इन दोनों को आगे बढ़ाऊं ना तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो PQR ये वाला एंगल है 110 डिग्री और ये RST है 130 डिग्री। तो मुझे क्या करना है, QR और S ये अंदर वाला फाइंड करना है। तो ये वाली मुझे वैल्यू निकालनी है। करें स्टार्ट। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, किसमें कुछ हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिया होता है। तो देखो अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं और इस लाइन को भी आगे बढ़ाऊं, ठीक है, तो मुझे ये अंदर वाला कोण फाइंड करना है। तो देखो अंदर वाला मैं एक काम कर सकती हूँ। देखो अगर इस लाइन को मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों अंतः कोणों का योग कितना होता है
180 डिग्री। तो ये एंगल मेरा निकल सकता है ना, कैसे? 180 में से माइनस कर दूं तो इस वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। देखो स्टेप बाय स्टेप अपन कैसे लिखेंगे, पी क्यू आर ये वाला कोण 110 डिग्री और एक्स आर क्यू ये दोनों कोण की वैल्यू कितनी आ गई? 180। क्यों? अंतः कोण है, ठीक है। उसके बाद में इसकी वैल्यू 110 दे रखी है, हमने रख दी, और एक्स आर क्यू की वैल्यू जो अभी नहीं पता है हमको, हमने एक्स आर क्यू ऐसे कैसे लिख दिया, इक्वल टू 180। तो सिर्फ एक्स आर की वैल्यू पता फाइंड करनी है, एक्स आर और क्यू इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस 110। क्यों? क्योंकि 180 110 इस साइड जाएगा लाइन के, तो 180 माइनस 110 यानी इसकी वैल्यू आ गई मेरी 70 डिग्री। ये आ गई 70 डिग्री आ गई। अब ये लाइन सेम ऐसी एक ऐसी इधर भी तो है, ये देखो ये 130 है, तो ये हम पता लगा सकते हैं। तो ये कितनी आ गई? इसमें भी मुझे सेम दोनों यही इक्वेशन लिखनी है, क्या? कि टी एस आर प्लस वाई आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे वाई आर एस ये मुझे पता नहीं है, तो जो मुझे नहीं पता मैंने वैसा का वैसे लिख दिया। इसकी मुझे 130 पता है, अब वाई आर एस निकालना है, तो ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, यानी 180 माइनस 130 यानी इसकी आ गई 50। अब देखो एक आ गई, एक की वैल्यू आ गई, इसकी कितनी आई थी? 70। एक की आ गई 50। अब आप ये पता लगा सकते हो, बताओ कैसे? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखो इसको। तो अगर जब दो चीजें अपन को कोण पता है, तो ये बीच वाला में दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, तो आएगा कि नहीं आएगा? देखो इसमें आपको बच्चों थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि इसमें मैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ ऐसे। तो जब दो कोण मुझे पता चल गए, तो तीसरा कोण मैं निकाल सकती हूँ। कैसे? देखो मुझे ये बीच वाला ही तो निकालना है, तो 70 और 50 दोनों को जोड़ दिया, तो क्यू आर एस, ये वाला क्यू आर एस है ना, ये इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्यू आर एस कितना हो गया? 70 और 50 120, तो 180 माइनस 120 इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। क्लियर हो गया? समझ में आया ना कैसे किया मैंने? देखो ये 30 डिग्री दे रखा था, ये 110 डिग्री दे रखा था। अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं और इसको भी आगे बढ़ाऊं या नहीं भी बढ़ाऊं, तो भी देखो ये 110 है, तो ये कितना होगा? एक ही रेखा पर एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग कितना होता है? समांतर रेखाओं के 180 होता है। तो यानी इसको 110 को 180 में से माइनस करूंगी, तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। अब ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस करो, क्योंकि ये भी एक ही रेखा की अंदर की साइड में बने कोणों का योग 180 होता है ना, तो ये हो गया मेरा 50 डिग्री। अब ये पूरी एक, ये पता चल गया, ये पता चल गया, बीच वाला मुझे निकालना है, तो मैं निकाल सकती हूँ। दोनों को जोड़ दो, 70 और 50 को, और 180 में से माइनस कर दूं। तो मैंने यही किया, 70 और 50 को जोड़ दिया और 180 में से माइनस कर दिया, तो यानी 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों ये आपको थोड़े टफ लग रहे होंगे क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या प्रैक्टिस की जरूरत है। आप ये वीडियो फिनिश होने के बाद में आप ये सारे क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन कम समझ में आएंगे। तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चले 5th क्वेश्चन। देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दोनों आपस में समांतर है। ए पी क्यू ये एंगल मुझे 50 डिग्री दे रखा है, और पी डी आर ये वाला बाहर वाला बाह्य कोण ये मेरा है 127 डिग्री। तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो कुछ ना कुछ हिंट क्वेश्चन में जरूर होता है जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब एक बार ध्यान से देखो आप, ये दोनों समांतर रेखा हैं, तो ये z पे बन रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 50 डिग्री। देखो देखने से ही पता चल रहा है। तो ये कौन से कोण है? एकांतर कोण। आपको रीजन भी मेंशन करते जाना है। तो मेरी x की वैल्यू तो ये आ गई। अब दूसरा है y। हाँ y, अब देखो ध्यान से, ये पूरा 27 है, तो ये पूरा भी 27 होगा, 127 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो ये सब दोनों समांतर रेखाएं हैं, और इसके एक साइड ये कोण बन रहा है और एक साइड ये भी एकांतर कोण हुए कि नहीं हुए? तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ
कि 50 प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई 127 डिग्री। तो मुझे तो सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 127 माइनस 50, तो उसका आंसर कितना आ गया 77 डिग्री। मतलब दोनों को माइनस करना है, -50, तो 77 डिग्री। तो x और y की वैल्यू फाइंड हो गई कि नहीं हो गई? यस। लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, देखो इसमें 6.33 में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे हैं, मतलब वही ये दोनों आपस में समांतर हैं। एक आपतन किरण मतलब इंसिडेंट रे, जैसे अपन रे डालते हैं ना तो उसके ऊपर गिरती है तो वो आपतन किरण कहलाती है। तो वो आपतन किरण AB दर्पण PQ से टकराती है। देखो फर्स्ट टाइम AB जो है वो PQ पे टकरा रही है, और कौन से बिंदु पे? B पर। और परावर्तित किरण, अब जैसे देखो हमने साइंस में पढ़ा था कि एक इंसिडेंट रे होती है और एक रिफ्लेक्टेड रे होती है, मतलब एक आपतन किरण होती है और दूसरी परावर्तित जो रिफ्लेक्ट होती है। तो वो जिस एंगल से रिफ्लेक्ट होती है वो उसी एंगल से जिस एंगल से इंसिडेंट होती है वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, ये हमने साइंस में पढ़ा है। तो ये इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई। उसके बाद में वापस परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर RS से C पर टकराती है, मतलब एक बार ये यहाँ पे हुई फिर रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद में वापस यहाँ पे इंसिडेंट हुई फिर रिफ्लेक्ट हुई। तो हमको सिद्ध करना है कि AB पैरेलल है CD के, मतलब ये दोनों रेखाएं AB कहाँ है? AB है, और CD कहाँ है? ये। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं या तो इनके संगत कोण या एकांतर कोणों के कोई युग्म इनके बराबर प्रूव कर दूं तो ये रेखाएं आपस में समांतर होगी। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये आपस में समांतर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो करें स्टार्ट। देखो ऐसा मेरा कुछ एंगल है। अब हम जानते हैं, साइंस में हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर जैसे मैं यहाँ को एक लाइन खींचूं, इसमें भी खींच देती हूँ, तो अगर जैसे मैं इंसिडेंट एंगल 1 मानूं और वापस रिफ्लेक्टेड एंगल 2 मानूं, जैसे आपतन कोण मेरा 1 है और रिफ्लेक्टेड जो परावर्तन कोण है वो मेरा 2 है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा कि नहीं होगा? और अब देखो इस डायग्राम में, और ये 2 और ये 3 ये ऑल्टरनेट एंगल है कि नहीं है? ठीक है। और 3 और 4 ये भी आपस में बराबर होंगे ना, क्योंकि देखो वापस इसमें भी यही फंडा लगा रही हूँ कि 3 और 4 आपस में बराबर होंगे। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि कोण 1 + 2 इक्वल टू कोण 3 + 4, यानी 1 और 2 क्या है? ये पूरा, ये इस पूरे के बराबर है? तो ABC बराबर है DBC के, और जब ये एंगल बराबर हो गए ना ABC ये और ये वाला एंगल, तो इसका मतलब ये दोनों मेरी पैरेलल लाइंस हैं। क्लियर? तो ये मेरी एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन अपन ने आज किए। आई होप कि आप सारे क्वेश्चन खुद से कॉपी में करोगे। तो अब मैं थोड़ा थ्योरी पार्ट पढ़ ले अगले एक्सरसाइज का, या फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एक बार अपन थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। चलो, त्रिभुजों के कोण योग, त्रिभुजों का कोण योग गुण, मतलब हम त्रिभुजों के कोणों का योग किस प्रकार करते हैं, इसका गुण क्या होता है। अब देखो, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण 1, कोण 2, कोण 3, ये तीनों कोणों का योग इसका 180 डिग्री होता है। हमें यह सिद्ध करना है। तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने एक P पर कोई लाइन खींची ऊपर, ये मेरा ये सेम डायग्राम है, इसमें मैंने P के ऊपर एक लाइन खींच दी XY, ऐसे मैंने लाइन खींच दी। अब देखो XYP एक सीधी रेखा है और ये हमको ध्यान रखना है। तो अब मैं अगर देखूं तो ये कोई एक एंगल हो गया, ये कोई एंगल हो गया और ये कोई एंगल हो गया। A1 तो हमको पता ही था, और 4 और 5। अब देखो 4 हमने क्यों बनाया, ये 4 एंगल है और ये 5 एंगल है और ये मेरा 1 एंगल है। तो अगर मैं 4 को ध्यान से देखूं तो ये कुछ ऐसे हो रहा है, 4 और Z पे बन रहे कि नहीं बन रहे। देखो ये देखिए Z पे है ना 4 और 2, तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि वो एकांतर कोणों के युग्म हैं। और 5 और 3 आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो एकांतर कोणों के युग्म हैं। तो
हमको ये प्रूव करना है। सबसे पहले हमको क्या स्टार्ट करना है कि एंगल 1, 2 और 3 तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक लाइन खींची x और y जो बिंदु P से बिल्कुल सीधी रेखा है। तो इसमें 4, 1 और 5, अगर मैं इन तीनों कोणों को देखूँ तो इन तीनों कोणों का योग 180 होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो कोण 4 को मैं लिख सकती हूँ कोण 2, क्योंकि ये एकांतर कोण है ना, क्योंकि दोनों समांतर है, उसके बिल्कुल समांतर खींची है मैंने वो लाइन। और कोण 5 है वो 3 के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि वो एकांतर कोण है। तो मैंने 4 और 5 की जगह लिख दिया 2 और 3। तो मान रखने पर 1, 2, 3 यानी इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। और एक प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लासेस में और पढ़ी थी कि अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। देखो इसमें यानी कि 4 कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 1 और 2 के। ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि बाह्य कोण किसके बराबर होता है, जस्ट पास वाला अंतः कोण नहीं लेना है, उसके अपोजिट वाले उन अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी 4 की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 के, यानी 1 और 2 ये अपोजिट वाले एंगल थे। अब देखो ये कुछ उदाहरण है 7, इसमें QT है, ये PR पर लंब है, ये हमको दे रखा है। और एक हमको TQR, TQ और R, हाँ ये मेरे को 40 डिग्री दे रखा है। और एक दे रखा है मुझे SPR, SP और R, ये वाला मुझे 30 डिग्री दे रखा है। तो मुझे X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो त्रिभुज TQR में, TQR ये वाला त्रिभुज, इसमें अगर मैं देखो एक मुझे 40 डिग्री दे रखा है, एक मेरा 90 डिग्री है, तो मैं तीसरा कोण निकाल सकती हूँ ना त्रिभुजों के कोणों के योग से। वो गुण मुझे पता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 90 प्लस 40 प्लस x इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। और 90 और 40 को ऐड करो तो कितना आ गया 130, है ना। इन दोनों को ऐड किया 130, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 130, यानी कितनी आ गई 50 डिग्री। x की वैल्यू आ गई मेरी 50 डिग्री, ये x मेरा आ गया 50। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y कहाँ है मेरा, ये वाला, ठीक है। तो y इज इक्वल टू SPR। अब देखो S और P और R ये वाला SPR प्लस X होगा कि नहीं होगा, y की वैल्यू SPR ये 50 डिग्री, ये सॉरी 30 डिग्री और ये 50 डिग्री, यस। क्योंकि अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी ना कि बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अब ये एक तरह से बाह्य कोण है कि नहीं इस त्रिभुज का y, है ना। तो ये वाला त्रिभुज के दो अंतः कोण, एक तो 30 और एक 50, दोनों को जोड़ो तो y की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। इस आकृति में 6.38 है, इसमें ABC ये कोई मेरी त्रिभुज है, इसकी भुजाओं को मैंने और आगे बढ़ाया, ऐसे AB और AC को मैंने और आगे बढ़ाया, E और D बिंदु तक ये आगे, और CBE ये एक समद्विभाजक रेखा है जो बराबर कोण बनाती है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर है। और एक CO एक रेखा है और ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो सिद्ध करना है हमको BOC। वेयर इज BOC ये वाला, ये कोण बराबर है 90 माइनस BAC, इसके एंगल के बराबर है। देखो हमको ये प्रूव करना है। अब देखो प्रूव वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको कुछ भी हिंट पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जो हमको स्टेप दी हुई है BOC और BAC, इनके रिलेटेड ही हमको आगे स्टेप बनाते जाना है, तभी हमारा सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि हमको इसमें BOC दे रखा है और एक BAC दे रखा है, यानी हमको इस एंगल की बात करनी है और इस एंगल की बात करनी है। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि BO, ये जो BO है वो CBE इसकी समद्विभाजक है कि नहीं है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ CBO ये वाला, ये एंगल होगा हाफ ऑफ CBE, इसका हाफ है कि नहीं समद्विभाजक, यस। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि हाफ ऑफ CB। अभी इस एंगल को ध्यान से देखो,
ठीक है। तो इसको CBO को मैं CBE यानी इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये y मुझे भी पता है, सिर्फ y पता है, तो ये वाला एंगल पूरा कितना होगा 180 माइनस y। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 180 माइनस y। तो 1/2 को 180 से भी भाग करो और y से भी भाग करो, तो ये तो हो गया 90 और ये हो गया y/2। अब ये स्टेप मैंने BCO में भी करी है। BCO भी हाफ ऑफ BCD हो गया, तो इसको भी मैंने BCD की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस z हुई कि नहीं हुई। देखो ये पूरा, और ये अगर स्ट्रेट लाइन मानूं तो ये तो है z, और ये मुझे z कर दूं तो ये वाला पूरा एंगल आ जाएगा ना। एक बार मैं लिख सकती हूँ, तो इसको भी मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो अब दोनों से डिवाइड हुआ तो 180 से 2 डिवाइड हुआ तो 90 और इसका z/2। अब देखो, अब हमको एंगल BOC की बात करनी है। BOC ये एंगल, अब तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ BOC प्लस BCO प्लस CBO इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो किस किस की वैल्यू मुझे पता है। एक बार BCO की वैल्यू मुझे नहीं पता तो मैंने ऐसे कैसे लिख दी। अब BCO की वैल्यू ये भी मैंने निकाली थी, ये तो 90 माइनस z, और CBO की वैल्यू कितनी आ रही थी 90 माइनस y/2। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू कितने हो गए 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। चलो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये 90 और ये 90 दोनों जुड़े तो कितने हो गए 180 डिग्री। अब देखो इक्वल टू के दूसरी साइड में भी 180 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री इससे कट जाएगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब देखो ये z/2 माइनस का है और ये माइनस y/2 भी माइनस का है। अब इक्वल टू के दूसरी साइड गए तो क्या हो गए, तो एंगल BOC इक्वल टू, ये देखो माइनस की जब कोई क्वांटिटी होती है वो इक्वल टू के उस साइड जाती है तो प्लस की हो जाती है, तो ये होगी प्लस y/2 प्लस z/2। ये होगी, ये क्वेश्चन आ गई कि नहीं आ गई। तो BOC इक्वल टू हाफ दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया y प्लस z। तो ये वाली स्टेप y प्लस z आ गई। और अगर इस डायग्राम में देखो कि y प्लस z प्लस x प्लस y प्लस z का मान होता है 180 डिग्री, तो y प्लस z की वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ इसमें देखो x प्लस y प्लस z तीनों का वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये कोण त्रिभुज बन रहा है तो इसके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इससे मैं निकाल सकती हूँ, तो y प्लस z की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस y प्लस z हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, y प्लस z की। तो 180 माइनस x होगा कि नहीं होगा, x इक्वल टू के उस साइड जाएगा कि नहीं जाएगा। ये मैं इसलिए करी हूँ क्योंकि मुझे y प्लस z की वैल्यू निकालनी। तो बस मैंने इस वाले इक्वेशन में y प्लस z की वैल्यू पुट कर दी। BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 माइनस x, तो इक्वल टू, अब ये 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ 180 माइनस x, तो एक इससे मल्टीप्लाई हुआ 180 अपॉन 2 माइनस x/2, तो इससे हुआ तो 90 हो गया। और इसका हाफ ऑफ, ये हाफ रह गया, और x अब क्या है यहाँ पे देखो, x ये x BAC है कि नहीं है ना। तो बस इसकी x की जगह मुझे BAC पुट करना है, बस यही तो मुझे लाना था। आगे प्रूफ में क्या था कि BOC इक्वल टू 90 माइनस 1/2 BAC, ये आ गया ना। देखो इसमें आपको थोड़ी सी अपनी ट्रिक भी लगानी पड़ेगी, और एक दो बार आप जब क्वेश्चन खुद से करोगे ना तो आपको फिर समझ में आ जाएगा मुझे किस क्राइटेरिया में क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे कैसे सॉल्व करना है। मतलब आप आइडिया भी नहीं सोचोगे कि मैं इसको कौन सी स्टेप लिखूं तो मेरी ये स्टेप आ जाए। तो इसलिए आपको एक दो बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया ना मैंने कैसे स्टार्ट किया। हमको लाना क्या है, BOC इक्वल टू 90 माइनस 1 अपॉन BAC। तो हमको इन दोनों एंगल को लेके चलना है, ये वाले, क्योंकि ये समद्विभाजक है तो हाफ हाफ करके हमने इन दोनों एंगल को लिख दिया। और हमको पता है x y z की वैल्यू 180 होगी, तो y प्लस z की वैल्यू हमने निकाल ली और इक्वेशन में पुट कर दिया। और लास्ट में हमको पता है x क्या है, BAC, तो हमने ये रख दी। क्लियर, तो आगे वाले पार्ट में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन करेंगे बस, और फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बच्चों ये थोड़ा आपको चैप्टर टफ लग रहा होगा, लेकिन आपको इसकी जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके।